तो ये सब चुनाव का आहट है। अभी बहुत सारे लोग इस तरह से आएंगे, उनको वो लाए जाएंगे, उसके बाद वो भी अब वेब सीरीज बन के रह जाएंगे, वो भी अब वेब सीरीज बन के रह। जोहार, मेरे YouTube चैनल जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और ये वीडियो न्यूज एरिना इंडिया नाम के ट्विटर हैंडल द्वारा झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के पूर्वानुमान पर आधारित था। इस पूर्वानुमान में न्यूज एरिना इंडिया ने कहा था कि 2024 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और आजसू के गठबंधन को 52 सीटें मिलेंगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाले महागठबंधन यानी यूपीए को 28 सीटें आएंगी। अन्य के खाते में सिर्फ 1 सीट रहेगी, ऐसा न्यूज एरिना इंडिया का अनुमान था। इस वीडियो में मैंने यह बताया था कि भाजपा का झारखंड में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 37 सीटों का रहा है, जो उसने 2014 में आजसू के साथ चुनाव लड़कर हासिल किया था। सत्ता आने के बाद 2019 में जब भाजपा को चुनाव में जाना पड़ा था तो वह 25 सीटों पर ही सिमट गई और मैंने उन परिस्थितियों का भी जिक्र किया था जिनमें भारतीय जनता पार्टी के लिए 52 सीटें लाना थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है। लेकिन जैसा कि हर तस्वीर में होता है, इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। पत्रकारिता कहती है कि दोनों संभावनाओं को सामने रख दिया जाए और फैसला देखने सुनने वाले लोगों पर छोड़ दिया जाए। इस पर आगे चर्चा करूंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा। स्वागत है आपका। हम जानते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और संभावनाएं अनेक हो सकती हैं, कई हो सकती हैं और पल पल बदल भी सकती हैं। तो जो मैंने न्यूज एरिना इंडिया के पूर्वानुमान पर वीडियो बनाया था, वह तस्वीर का एक पक्ष था कि बीजेपी के लिए 52 सीटों का इतना बड़ा आंकड़ा ला पाना किस तरह से मुश्किल साबित हो सकता है, क्योंकि अभी तक राज्य में जो 4 बार विधानसभा के चुनाव हुए हैं उनमें भाजपा किसी भी चुनाव में 40 सीटों का आंकड़ा नहीं छू पाई है और आजसू भी 5 सीटों से आगे आज तक बढ़ नहीं पाया है। तो ऐसे में 52 सीटें लाना थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। झारखंड में हमने अब तक यही देखा है कि यहाँ चुनाव विकास और काम के आधार पर नहीं जीते जाते हैं, बल्कि चुनाव जीतने का आधार इक्वेशन यानी समीकरण और परसेप्शन होता है। परसेप्शन यानी धारणा, वही धारणा जो रघुवर दास को लेकर बन गई थी कि वह अहंकारी हैं, एरोगेंट हैं, भ्रष्टाचार पर उन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं, कार्यकर्ताओं से भी सही ढंग से बात नहीं करते हैं और सोशल मीडिया में भी उनकी छवि बिल्कुल अलग तरह की बना दी गई थी। लेकिन इन सब नकारात्मक बातों के बावजूद और आजसू से बिना तालमेल किए भी बीजेपी को 25 सीटें मिल गई थी। यह बताता है कि भाजपा इतनी विपरीत परिस्थितियों में, एंटी इनकम्बेंसी में, सीएम की नेगेटिव छवि के बावजूद 25 सीटें अपने दम पर ला सकती है। तो यह कोई छोटी बात नहीं है और सिर्फ परसेप्शन ही रघुवर दास के खिलाफ नहीं था। सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन के मसले पर आदिवासी उनके खिलाफ थे, पत्थरगड़ी का आंदोलन चल रहा था, पार्टी कैडर का एक बड़ा वर्ग, एक बड़ा तबका उनसे नाराज था, फिर भी भाजपा 25 सीटें ले आई थी। अब कमोबेश वही हालत हेमंत सोरेन और उनकी सरकार में शामिल दलों के सामने है। भाजपा के सामने खोने के लिए अब ज्यादा कुछ नहीं बचा है, लेकिन उसके पास हासिल करने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसने पिछले चुनाव में 30 सीटें जीती थी, अपने चरम पर है, पीक पर है। यहाँ से और आगे जाना उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित होने वाला है, क्योंकि अगर 2019 में रघुवर दास अपने व्यवहार की वजह से अलोकप्रिय हो गए थे, तो हेमंत सोरेन 2024 का चुनाव आने के पहले भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरकर बदनाम हो चुके हैं। यह अनूठी सरकार होगी जिसके सीएम और कई विधायकों से ईडी पूछताछ कर चुका है। करप्शन के आरोप में 2 आईएएस अधिकारी जेल में हैं। कई मंत्रियों का चहेता एक अभियंता प्रमुख सलाखों के पीछे है, बिचौलिए जेल के अंदर है, उनका खेल सबके सामने है। पत्थर खनन घोटाला से लेकर लैंड स्कैम तक का घोटाला हुआ है।
यहाँ तक कि सेना की जमीन बेच दी गई और दलालों का एक ऐसा सिंडिकेट, एक ऐसा नेटवर्क हावी हो गया जो मनमाने तरीके से सरकार में अपने फैसले करा लेता है। आमतौर पर चुनावों के नतीजे देखें तो चुनाव में 40 से 50% ऐसे विधायक होते हैं जो रिपीट करते हैं, यानी दोबारा चुनाव लड़कर जीत कर आते हैं। बाकी लगभग 50-60% सीटों पर नए चेहरे, नए विधायक चुनकर आते हैं। और अगर ऐसी हालत में भी देखें तो जेएमएम के जीतने के लिए कोई नई सीट फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रही है। इक्का दुक्का सीटों को छोड़कर जहां उसके उम्मीदवार पिछले चुनाव में बहुत कम अंतर से, बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारे थे और इस बार उनके जीतने की संभावना है। फिर भी अगर औसतन आधे विधायक चुनाव हारते हैं तो इतनी सीटों को रीगेन करने के लिए परिस्थितियां फिलहाल हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके गठबंधन के पक्ष में दिखाई नहीं दे रही हैं। वहीं भाजपा के सामने सीटों को बढ़ाने का मौका है और यह इसलिए भी है क्योंकि वोटरों का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो कांग्रेस से नाराज होकर भाजपा में और भाजपा से नाराज होकर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता रहता है। यह वोट बैंक कभी भी जेएमएम या दूसरे दलों में शिफ्ट नहीं होता। 2019 के चुनाव में 16 सीटें कांग्रेस ने जीती थीं, लेकिन अब कांग्रेस के सामने भी यही समस्या खड़ी है क्योंकि वह सरकार में है और एंटी इनकम्बेंसी उसके सामने भी है। कांग्रेस में इस समय अंदरूनी कलह, अंदरूनी खींचतान बहुत ज्यादा है और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा यह कलह भी बढ़ता जाएगा। उसके 3 विधायक अभी कैश कांड में निलंबित हैं। सरकार में शामिल स्वास्थ्य मंत्री जो कांग्रेस कोटे से हैं, बन्ना गुप्ता, भी स्वास्थ्य सेवाओं की लचर हालत को लेकर और अपने एक वीडियो, कथित रूप से जो उनका अश्लील वीडियो चैट था, उसको लेकर भी विवादों में रहे और लगातार वह किसी न किसी मामले को लेकर विवाद में घिरे रहते हैं। इसी तरह कांग्रेस कोटे के जो बाकी मंत्री हैं उनसे भी कांग्रेस के कैडर ही नाराज चल रहे हैं क्योंकि वह कैडरों की बात भी नहीं सुनते। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के सामने भी बड़ी चुनौती है क्योंकि सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी है। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद लचर हो चुकी है। उग्रवाद के अलावा अपराध हावी है, कोयला क्षेत्र में अपराध बेकाबू है, रंगदारी के लिए दिन दहाड़े लोगों को गोली मार दी जाती है। धनबाद, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा और रांची जैसे महत्वपूर्ण शहर अपराधियों की गिरफ्त में हैं। बेरोजगारी की वही स्थिति है और कुल मिलाकर जो परसेप्शन बन गया है उसमें हेमंत सोरेन सरकार के लिए लोगों के मन में सहानुभूति हर गुजरते दिन के साथ थोड़ी घट जाती है। भाजपा को पिछली बार 28 सुरक्षित एसटी सीटों में से सिर्फ 2 पर जीत मिली थी और इसका कारण यह था कि सीएनटी एसपीटी एक्ट को लेकर आदिवासी गोल बंद हो गए थे। पत्थरगड़ी आंदोलन का भी असर हुआ था और दूसरा कारण थे सरयू राय। जब सरयू राय का टिकट रघुवर दास ने कटवा दिया था तो सरयू राय भले ही अपनी एक सीट जीत लेते या हार जाते, लेकिन टिकट उनका काटे जाने का नतीजा ये हुआ कि कम से कम 10-12 सीटों को इसने प्रभावित किया क्योंकि उनका टिकट काटे जाने ने रघुवर दास की पहले से बनी नकारात्मक छवि को और ज्यादा नेगेटिव बना दिया। तो जो काम रघुवर दास के लिए 2019 में सरयू राय ने किया था, अब वही काम हेमंत सोरेन के लिए लोबिन हेम्ब्रम कर रहे हैं क्योंकि तब लोगों ने यह माना था कि सरयू राय ईमानदार व्यक्ति हैं और सरकार में मंत्री के पद पर रहते हुए भी जो आदमी सरकार की खामियों को उजागर कर सकता है, घोटालों को उठा सकता है, बेबाक बोल सकता है और जब उसकी सजा उसे टिकट काट कर दी जाती है तो उसकी बातों में कुछ न कुछ दम जरूर होगा। और ठीक उसी तरह से लोबिन हेम्ब्रम लगातार अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं, लगातार आदिवासी हित की बात उठा रहे हैं, 1932 के खतियान का मामला उठा रहे हैं और उनकी बातों को लगातार सरकार में नजरअंदाज किया जा रहा है, उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। और अब लोबिन हेम्ब्रम ने कहा है कि वे आने वाले इसी महीने की 30 जून को हूल दिवस के दिन बड़ा राजनीतिक धमाका करेंगे। तो लोबिन हेम्ब्रम भले जेएमएम से अलग हो जाएं या जेएमएम उन्हें निकाल दे और भले ही उनको बागी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ना पड़े और नतीजा जो भी हो, लेकिन वे संथालों के एक बड़े वर्ग का परसेप्शन या धारणा बदलने की क्षमता रखते हैं क्योंकि लोबिन हेम्ब्रम अब उन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं
जिनको लेकर कभी हेमंत सोरेन सरकार सत्ता में आई थी। इन मुद्दों में प्राकृतिक संसाधनों की लूट रोकने का मुद्दा है और 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता का मामला है। ये मुद्दे कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोर मुद्दे हुआ करते थे, लेकिन ये मुद्दे भी अब उसके पास नहीं रहे। नए नए उभरते नेता जयराम महतो ने इन मुद्दों को लपक लिया है और अब इनके सहारे ही लोकप्रियता के ताजा ताजा लहर पर सवार होकर उन्होंने झारखंड की राजनीतिक धारा में अपनी नवगठित पार्टी झारखंडी भाषा और खतियान संघर्ष समिति यानी JBKSS की नाव उतार दी है। झारखंड में खतियान पर आधारित नीति बनाने का मुद्दा हो, जमीनों की लूट का मामला हो या बाहरी लोगों को टारगेट करना हो, जयराम वह सारे काम कर रहे हैं जो कभी JMM के नेता करते थे। आज हेमंत सोरेन भले ही जयराम महतो और उनके इस आंदोलन को हल्के में ले रहे हों, उन्हें लग रहा हो कि इन सबको वे संभाल लेंगे या ये सिर्फ अल्पकालिक मुद्दे हैं, लेकिन जो लोग झारखंड की नब्ज पहचानते हैं वे कहने लगे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अब अपने कोर मुद्दों से भी हाथ धोती दिखाई दे रही है और आने वाले समय में उसके सामने दुश्वारियों के सिवाय और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो जयराम को हल्के में लेना हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए चिंता की जो दूसरी बात है वो यह है कि संथाल परगना जो कभी उसका गढ़ हुआ करता था, वहां भी अब उनका जनाधार दरक रहा है। संथाल और कोल्हान यही दो इलाके झारखंड मुक्ति मोर्चा के गढ़ माने जाते हैं, बेहद मजबूत गढ़ माने जाते हैं। संथाल परगना दरकने लगा है। अगर 2024 में लोबिन फैक्टर ने वही प्रभाव डाला जो 2019 में कोल्हान में सरयू राय फैक्टर ने डाला था, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। सरयू फैक्टर की बात करें तो कोल्हान में विधानसभा की कुल 14 सीटें हैं और फिलहाल यहां भाजपा का खाता शून्य है, खाली है। 12 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीती हैं और 2 सीटें कांग्रेस के पास है। कांग्रेस के पास जो सीटें हैं उनमें जगन्नाथपुर से सोनाराम सिंकू और जमशेदपुर पश्चिम से बन्ना गुप्ता विधायक हैं। पिछले चुनावों में 2005 से 2014 तक का आकलन करें तो बीजेपी आजसू के पास 2024 में कम से कम यहाँ 6 सीटें जीतने का मौका है, क्योंकि आजसू से तालमेल की स्थिति में वह कोटका, जुगसलाई, ईचागढ़ और खरसावां सीटों पर भारी पड़ेगी। सरायकेला, घाटशिला और बहरागोड़ा में भी दमदार उम्मीदवार अगर बीजेपी आजसू उतारता है तो वहां कांटे की टक्कर होगी और कौन जीतेगा इसका अनुमान लगाना मुश्किल हो जाएगा। यही नहीं, अगर कोल्हान में सिंहभूम सीट से कांग्रेस की MP गीता कोड़ा शामिल हो जाती है बीजेपी में, जिसकी चर्चा चल रही है, तो जगन्नाथपुर के साथ पश्चिम सिंहभूम की 1-2 सीटों पर बीजेपी का पलड़ा मजबूत हो सकता है। 2019 में संथाल परगना से लेकर उत्तरी छोटा नागपुर तक कम से कम 5 सीटों पर आजसू ने बीजेपी का खेल खराब किया था। बाबूलाल मरांडी की झारखंड विकास मोर्चा ने 3 सीटें ही जीती थी, लेकिन कई सीटों पर उसे अच्छे खासे वोट आए थे। तो अब बाबूलाल मरांडी बीजेपी का चेहरा बन चुके हैं और अपना जनाधार भी साथ लेकर आए हैं। दूसरी तरफ JMM कांग्रेस गठबंधन के सामने दिक्कत है। जयराम महतो का झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति हो या सालखन मुर्मू का आदिवासी सेंगेल या फिर गीताश्री उरांव और सूरज सिंह बेसरा जैसे नेता हो, इनमें से कोई भी बीजेपी का वोट नहीं काटेगा। ये सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के वोट बैंक में ही सेंधमारी करेंगे और ये बीजेपी की राह को और आसान बनाएगा। ऐसे में 2024 का चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। सामने दिखाई दे रहे हैं 2 बड़े खिलाड़ी, यानी हेमंत सोरेन की अगुवाई वाला UPA और भारतीय जनता पार्टी आजसू का गठबंधन। पिछली बार बीजेपी का खेल बिगाड़ने में बाबूलाल मरांडी ने भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। मरांडी इस बार भाजपा खेमे के खेवनहार की भूमिका में है। तो कुल मिलाकर आज की परिस्थितियों को, आज के हालात को देखें तो आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से भाजपा और आजसू का पलड़ा भारी दिखाई देता है। ऐसे में हेमंत सोरेन और उनके गठबंधन के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा इम्तिहान है। 3.5 साल के शासनकाल में ही हेमंत सोरेन आरोपों और आलोचनाओं में घिर चुके हैं। उनके अपने झारखंडी खतियानी लोग भी उनके खिलाफ होते जा रहे हैं। जिस 1932 की स्थानीयता और हर साल 5 लाख सरकारी नौकरियों के वादे पर उनको भारी जन समर्थन मिला था, 2023 में भी यह सारे मुद्दे अभी के समय में भी सवाल बनकर खड़े हैं।
अगर एक साल में हेमंत सोरेन कुछ बड़ा चमत्कार करके नहीं दिखाएंगे, हवा का रुख अपनी ओर नहीं मोड़ेंगे, तो 2024 उनके लिए भारी पड़ने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सके तो ज्वाइन भी कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।